मैंने पिछले 2 संक्षिप्त लेक्चर में भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना पर प्रकाश डाला था, जिसमें पहला चरण भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का सिंध में है, जहां अरब मुसलमानों ने पहली बार दारुल इस्लाम की स्थापना की। दूसरे चरण में तुर्क मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ, जो महमूद गजनवी के विध्वंस भारत में जो उसने किए उसके लिए जाना जाता है, तो उसमें महमूद का उद्देश्य महज भारत से धन की प्राप्ति थी। राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य थोड़े बहुत थे भी, लेकिन वे कौन थे। इसके बावजूद भी महमूद के जो आक्रमण भारत पर हुए 1000 ईस्वी से लेके 1027 के बीच में लगभग 17 आक्रमण, तो उसमें संयोगवशी हम कह सकते हैं कि पंजाब में उसने अपना राज्य कायम कर लिया और पंजाब में इस प्रकार तुर्कों ने दारुल इस्लाम की स्थापना की, जिसमें मुख्यतः पंजाब के वो क्षेत्र थे जो अभी पाकिस्तान में थे। और फिर पंजाब के तुर्कों वाले इलाके के पूर्व में से जो इलाके शुरू होते थे तबर हिंद से, तो वहाँ से लेके आगे फिर चौहानों सबका, अन्य भारतीय राजपूत शासकों सबका राज होता था। अब तीसरा चरण जो भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का होता है आरंभ, जो कि सबसे आरंभिक चरणों में सबसे महत्वपूर्ण है, आरंभिक 3 चरणों, वो है मोहम्मद गौरी का भारत पर। मोहम्मद गौरी तुर्क था, वो भी नो डाउट। हालांकि बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि ये सब तुर्क नहीं थे बल्कि अफगान थे। इसके पीछे कारण ये है कि मूलतः तो ये सब तुर्क थे, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए थे, इससे ये धारणा उभरती है कि ये लोग अफगान थे, बिकॉज इनके रीति रिवाज बहुत सी बातें अफगानों से बहुत से मिलने जुलने लगे। लेकिन इसमें जहाँ तक मेरा अध्ययन है तो उसमें मोहम्मद गौरी निश्चित रूप से तुर्क मुसलमान ही माना जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं किया, जैसा कि महमूद गजनवी ने किया, बल्कि मोहम्मद गौरी का एक उद्देश्य था भारत में अपने गजनी सल्तनत का विस्तार करना। जी हाँ, मोहम्मद गौरी रहने वाला तो गौर का था, अफगानिस्तान के गौर प्रांत का, लेकिन गजनी इतना पॉपुलर था कि उसने भी अपनी राजधानी गजनी को ही बनाया और इस प्रकार वो भी गजनी का ही सुल्तान था। यहाँ मैं चाहूँगा कि सुल्तान पद की थोड़ी व्याख्या भी कर दूँ। वस्तुतः सुल्तान पद धारण करने वाला पूरी दुनिया में, इस्लामी जगत में पहला मुस्लिम शासक महमूद गजनवी था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस्लामी परंपरा में खलीफा काल से जो शुरू हुआ था, खलीफा अबू बकर के काल से, कि राष्ट्र की, पार्टिकुलर राष्ट्र की कोई धारणा नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों का शासन था वे खिलाफत के अंग होते थे और खलीफा उसके प्रधान होते थे। और खलीफा भी विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन चलाने के लिए अपने नुमाइंदों को नियुक्त किया करते थे, जो हुक्काम या मलिक इत्यादि पद से जाने जाते थे, और वे सिंपली खलीफा द्वारा नियुक्त प्रशासनिक पदाधिकारी थे। लेकिन सुल्तान शब्द का थोड़ा व्यापक अर्थ है और इसका सीधा शाब्दिक अर्थ होता है सत्ताधारी, यानी जो सुल्तान होगा वो अपने क्षेत्र का संप्रभु शासक होगा। हालांकि वो धार्मिक अधिकार अपने हाथ में नहीं लेता था और धार्मिक अधिकार खलीफा के पास ही बने रहते थे। तो महमूद गजनवी ऐसा ही शासक था। उसने खिलाफत को अपने गजनी खिलाफत में अपने गजनी राज्य को तो शामिल माना, लेकिन सिर्फ धार्मिक आधार पर। वो खलीफा को सिर्फ अपना धर्म गुरु माना, जबकि संपूर्ण राजनीतिक सत्ता महमूद गजनवी ने अपने हाथ में ले ली और सुल्तान पर इस प्रकार वो धारण किया। यद्यपि खलीफा ने उससे सुल्तान की मान्यता नहीं दी, फिर भी वो सुल्तान माना जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि खलीफा जब सुल्तान पद की मान्यता दे तभी कोई सुल्तान हो, क्योंकि सुल्तान तो मूल इस्लामी धारणा में है ही नहीं। वो तो एक क्रिएटेड पद बहुत बाद में हुआ है, जो खुद गजनवियों ने किया। और जब एक बार ये सुल्तान पद चल पड़े तो फिर एक होड़ सी मच गई विभिन्न मलिकों में, हुक्कामों में, कि अपने अपने राज्य की सीमा तय करते थे और वे लोग खुद को सुल्तान घोषित किया करते थे।
इसी प्रकार का सुल्तान था मोहम्मद गौरी, गौर प्रांत का रहने वाला, जो अपने राजनीतिक विस्तार के लिए और धन की प्राप्ति तो स्वाभाविक है, उसके लिए भारत पर उसने आक्रमण करने आरंभ किया। भारत में पहले पंजाब होते हुए प्रवेश करना चाहा, लेकिन परेशानी देखते हुए उसने सिंध को अपना मुख्य द्वार बनाया भारत में प्रवेश कर, और सिंध और मुल्तान पर उसने बहुत जल्दी कब्जा लगभग 1175 ईस्वी में कर लिया। और उसके बाद गुजरात की ओर बढ़ा, लेकिन गुजरात में शासक भीम सेकेंड, कुछ लोग के अनुसार उस समय मूल राज द्वितीय था, लेकिन जहाँ तक मेरा अध्ययन है भीम द्वितीय ही माना जा सकता है, जो उस समय गुजरात का शासक था। तो उसने बुरी तरह पराजित किया मोहम्मद, यह उसकी बहुत बड़ी हार थी। और उसके बाद वो बहुत सोच समझ के भारत की ओर देखना आरंभ किया, और अब उसने फिर अपनी चाल बदल ली और पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश करने का इरादा किया। इस क्रम में स्वाभाविक था उसका टकराव गजनवियों से ही हुआ। महमूद गजनवी जब 1030 में मर चुका था, तो उसके कुछ ही वर्ष के बाद उसके वंश जो थे, उसका जो शासन था वो बिखर गया। यहाँ तक कि महमूद गजनवी के परिवार वालों को उसके जो विरासत में धन सब बचे थे वो सब लेके भागना पड़ा, और वे लोग पंजाब में आकर के शरण लिए। इतिहास की एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। जिस महमूद गजनवी ने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी भारत के पंजाब में उसके वंशजों ने गौड़ के मुसलमानों से डर करके शरण ली। रियली इंडिया ग्रेट जो कहते हैं वो इसी सबसे लगता है। हालांकि कुछ लोग इससे इंडिया का मजाक भी उड़ाते हैं कि एक बार जो सिंध चला गया तुर्कों के पास, कभी हिंदुओं के पास नहीं आया। दूसरी बार जो चला गया पंजाब तुर्कों के पास, तो फिर वो तुर्कों या दूसरे मुसलमानों के पास ही रहा, कभी फिर वो हिंदुओं के हाथ में नहीं आया। और इस प्रकार मोहम्मद गौरी का संघर्ष तुर्कों से ही हुआ पंजाब, जिसमें धीरे धीरे उसने सफलता पाई, और 1186 ईस्वी तक उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया, जो बहुत बड़ी सफलता। अब लाहौर के बाद अगर वो पूरा बढ़ता तो उसका टकराव उस समय महान राजपूत शासक, उस समय का जो भारतीय गाथा में बहुत प्रसिद्ध है, खासकर हिंदू गाथा में, राजपूत की गाथा में, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, उससे संघर्ष होना था। तबर हिंद या आजकल का भटिंडा तुर्कों और चौहानों के बीच की सीमा थी। और धीरे धीरे जब मोहम्मद गौरी तबर हिंद की ओर बढ़ा, उसने राजपूतों को हराया, चौहानों को हराया, तवर हिंद पर कब्जा कर लिया, और फिर वो दिल्ली की ओर बढ़ गया। लेकिन 1191 में तराइन में लड़े गए इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारा। पृथ्वीराज चौहान ने शानदार विजय प्राप्त की, और उसे फिर तवर हिंद के पश्चिम मोहम्मद गौरी को भागने के लिए बाध्य कर दिया। माना जाता है कि मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ, और किसी तरह उसके जो दास सब थे उसने उसकी जान बचाई। मोहम्मद गौरी इस करारी पराजय, ये अपमान फिर भूल नहीं पाया, और उसने बहुत ही लगन से फिर अगले अभियान की तैयारी करनी शुरू कर दी। जबकि दूसरी ओर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की ताकत को नज़रअंदाज किया। उसे लगा कि ये पहले जैसा छोटा मोटा तुर्क आक्रमण ही है, क्योंकि तुर्कों के साथ चौहानों का संघर्ष तो बरसों पहले से हो ही रहा था, जिसमें ज़्यादातर चौहानों की विजय होती थी। तो उसने एक तरह से बहुत कम करके मोहम्मद गौरी की शक्ति को आंका, जबकि मोहम्मद गौरी बहुत ही महत्वाकांक्षी था और भारत के अधिकांश हिस्सों को वो अपने गजनी राज्य में मिलाना चाहता था। ठीक अगले वर्ष 1192 में पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, और इस बार तराइन की दूसरी लड़ाई जो ऐतिहासिक है, इसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। पराजित पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस पर कई तथ्य हमें मिलते हैं समकालीन ग्रंथों में, और समकालीन या उसके बाद में भी जो बहुत सी गाथाएं चली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके वहीं हत्या कर दी। तो एक दूसरी धारणा है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान युद्ध स्थल से पराजित होने के बाद फिर वो पलायन कर गए,
और मोहम्मद गौरी ने उनका पीछा किया और फिर सिरसा हरियाणा में उनकी पकड़ के हत्या कर दी। इसके अलावा एक प्रसिद्ध गाथा भी है जो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के काल में लिखे गए ग्रंथ में विवरण दिया है, जो इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल बहुत से विद्वान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे।